हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह एंड दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी के अंदर में जो मिडिल स्कूल टीचर के लिए क्लास 6 to 8 के लिए जो हमारी साइंस है वो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जरा चलेंगे, जरा टॉपिक के अंदर में अगर हम देखें तो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, जब हम आपसे क्लास में डिस्कस करे थे लाइट चैप्टर यानी प्रकाश के बारे में। तो पहले थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं वो यहाँ से साथ में बने रहेंगे, और जो बच्चे पहले भी ये क्लास देख चुके हैं वो हल्का सा क्विक रिवीजन करके तुरंत की तुरंत हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जरा देखेंगे, जब हम लाइट और प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो हमें ये साफ साफ समझ में आता है कि हमारे चारों तरफ जो भी सारी चीजें अगर हम देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से संभव है? लाइट यानी प्रकाश की वजह से ही संभव है। करेक्ट है। अब ये जो प्रकाश है वो हमें अलग अलग तरीकों से मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे, सन क्या है? सन एक स्टार है, बोलते हैं ना इसको कि सन क्या है? एक स्टार है यानी तारा है। स्टार उसी को बोलते हैं या तारा उसी को बोलते हैं जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। करेक्ट है। जैसे मून है यानी कि जो चंद्रमा है जो रात को हमें दिखता है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से ही, या जो सूर्य के प्रकाश आ रही है उसकी वजह से जो चंद्रमा है वो हमें चमकता हुआ सा पृथ्वी से दिखता है। तो ये तो हो गई सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात हो गई। लेकिन अगर अर्थ पर अगर आप देखें तो जैसे हमारे पास जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, इस तरीके से जो चीजें, या घर के अंदर में भी जो लाइटें हैं वो हमें मदद करती हैं एक दूसरी चीजों को, सामान को देखने के लिए। तो लाइट का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज है, हर दिन यूज पड़ता है। सूर्य की रोशनी का तो आपको पता ही है कैसे, अगर अर्थ के संबंध में अगर आप देखते हैं कि पृथ्वी पर अगर जीवन संभव है तो सूर्य का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, कहीं ना कहीं आपको आइडिया है किस तरीके से हम इंसान पेड़ पौधों के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। पेड़ पौधे अपना खाना किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, जो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना खाना तैयार करते हैं। ये पॉइंटर्स मैंने आपको बता चुकी थी मैं कि ये फोटोसिंथेसिस से किस प्रकार खाना बनाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था आपसे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ल्यूमिनस वो होती है जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, या कहीं ना कहीं वहां से प्रकाश निकल रहा होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सारी चीजें। अब अगर नॉन ल्यूमिनस के बारे में बात करेंगे, यानी ऐसी वस्तुएं जो अपने से प्रकाश नहीं देती हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, ब्लैक बोर्ड, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो जरा क्विक रिवीजन करते हैं बच्चा। हमने डिस्कस किया था शैडो यानी छाया कैसी बनती होगी। छाया तब बनेगी, मान लो यहाँ कोई प्रकाश है या कोई लाइट है, उसके बीच में हमने कोई एक ऐसी वस्तु को रखा है जिससे जो छाया या जो प्रकाश है वो आर पार नहीं हो पा रही, प्रकाश जो है वो आर पार नहीं जा पा रही है। यानी एक ओपेक सब्सटेंस रखा है या एक ऐसा वस्तु रखा है जिस पर प्रकाश पड़ तो रहा है लेकिन प्रकाश पार नहीं जा पा रहा है। ट्रांसपेरेंट होता तो चला जाता, वो जा नहीं पा रहा है। तो चूंकि प्रकाश इस पर पड़ रहा है तो जो पीछे होगा उस पर उसकी परछाई बन जाती है। दिन के अलग अलग समय में अलग अलग साइज की परछाई होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था, इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं था। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने दो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला मैंने बताया था हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मिरर की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, मिरर यानी दर्पण की जरूरत पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती, बताएंगे बच्चा। इसके अलावा ये वाला जो सरफेस यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है कि ये जो सरफेस है बच्चा, ये सरफेस ना पेंट है। क्यों पेंट किया हुआ है? क्योंकि मिरर में या दर्पण में देखने के लिए अगर आप देखेंगे, पिछला हिस्सा अगर पेंट होगा तभी हम आगे की चीजें देख पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा एक पॉइंट हमने ये समझ लिया था, ध्यान से देखेंगे जरा। दूसरा पॉइंट हमने ये समझा था कि ये क्या है? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। ध्यान से समझेंगे, इंसिडेंट रे। फिर हमने समझा परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट है। इसको बोलते अभिलंब। ये जो अभिलंब है बच्चा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। करेक्ट है। परपेंडिकुलर का मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो बेस से क्या बनाती है बच्चा? 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, वो क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ये? तो चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ना कुछ नियम है। पहला नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर में अगर आप जाएंगे
तो ये सब कुछ जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन जो है वो आपका सेम प्लेन में होगा। सेम प्लेन का मतलब है ये सब कुछ किस में हो रहा है, एयर में हो रहा है, हवा में हो रहा है। हम किसी चीज को अगर देख पा रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, तो ये कहां पर हो रहा है, एयर क्या है, एक माध्यम, हवा क्या है, एक माध्यम है। अब आप पूछोगे मैम हवा को आप माध्यम बोल रही है, पानी को हम क्या बोलेंगे, पानी एक दूसरा माध्यम है। क्या पानी के अंदर दूसरे तरीके की इमेज बनेगी? हाँ, दूसरे तरीके की इमेज बनेगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल हमें ये समझ में आता है कि ये आपका जो हवा है, यानी जो यहाँ पर एयर है, उसके अंदर में अगर हम देखते हैं तो हवा के अंदर में इस तरीके का इमेज जो है, रिफ्लेक्शन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया आपका आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर पड़ती है तो मुझे ये साफ साफ समझ में आता है बच्चा, ये वाला क्या हो जाएगा, आई। आई का मतलब है जो ये परपेंडिकुलर यानी अभिलंब यहाँ पर पड़ा, उससे ये जो लाइन पड़ रही थी, ये लाइन अगर ये एंगल बनाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, या फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं आपतित कोण। अच्छा, फिर यहाँ पर मिरर की सतह पर आते हुए ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर परावर्तित हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण। अच्छा, इस कोण को क्या बोलेंगे, इस कोण को क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, ध्यान रखिएगा इस नियम में जो दूसरा नियम है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, हमेशा ही ऐसा होगा कि ये दोनों जो है एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा ही क्या होंगे, सेम होंगे। अगर आपको एक मैं सवाल देती हूँ, एक न्यूमेरिकल जरा करेंगे। क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, एक आपका एक दर्पण के अंदर में परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो अगर आपको ये दिया जाए एंगल आई की वैल्यू है 45 डिग्री और जो परपेंडिकुलर जो अभिलंब पड़ रहा है वो है 90 डिग्री, आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या होगा। अब आप दो तरीके से सवाल का आंसर दे सकते थे। पहला तरीका, पहला मुझे साफ साफ समझ में आता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल था, तो ये 45 है तो ये भी 45 है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। सुना है कि नहीं सुना है? एक स्ट्रेट लाइन पर अगर आप देखेंगे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अभिलंब हमेशा कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। तो अगर अभिलंब ने यहां पर अगर 90 डिग्री बना लिया था, ध्यान देंगे जरा, 90 डिग्री यहां बना लिया था, आपतित कोण यानी कि यहां से ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है आपतित कोण जो कि यहां से यहां दिख रहा है, तो यहां पर अगर ये 45 डिग्री का था, ये वाला अगर टोटल 90 डिग्री का था, तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो इसका मतलब है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, जिस हिसाब से क्वेश्चन मैंने पूछा था, दो तरीके से जवाब दे सकते थे। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बच्चा बताएंगे। ये सवाल समझ में आ गया? ये सवाल समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इस सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि आपको अभिलंब दे दिया हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया हो। ध्यान से सुनिएगा, एक और सवाल अगर मैं आपको पूछूं कि एक दूसरा सवाल है, वो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सवाल ये है, आप ये बताइए, एक मिरर है, एक दर्पण दिया गया है, समतल दर्पण, कैसा होगा ये, ध्यान देंगे, ये है समतल दर्पण, समतल दर्पण, करेक्ट है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस क्या कर दिया हमने, पेंट किया हुआ है। ध्यान रखेंगे पेंट इसीलिए करेंगे ताकि रिफ्लेक्शन हो सके। अच्छा जी, अगर आपसे सवाल पूछा है कि समतल दर्पण के अंदर में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जिसमें यहां पर परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी 60 डिग्री है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, आपतित कोण की वैल्यू कितनी होगी। कर सकते हैं आप, बहुत आसान सा सवाल था ये, बहुत आसान सा सवाल था, साफ साफ समझ में आया होगा कि भाई अगर यहाँ पर एंगल आर की बात कर रहे हैं, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, एंगल आर की वैल्यू हमने यहाँ कितनी दे दी, 60 डिग्री, तो हमें तो साफ साफ समझ में आता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो है, ये तो हमारे पास नियम में है ही, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर में या फिर प्रकाश का परिवर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ध्यान से समझेंगे, 60 डिग्री ही हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंटर क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
डन। तो इसी तरीके के सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जरा हम चलते हैं। तो ये हो गया आपका इस पे। आगे फिर हमने देखा था यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में या फिर इस तरीके से जो प्लेन मिरर के अंदर में आपके जो जैसे आपकी जितनी हाइट है मिरर में दर्पण में देखेंगे उतनी ही हाइट दिखेगी, करेक्ट है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वो कॉन्सेप्ट का यूज किया था, उसका नाम है बच्चा लेटरल इन्वर्जन। क्या है? लेटरल इन्वर्जन। इस लेटरल इन्वर्जन के अंदर में मैंने आपको बताया था कि जो राइट है आपका वो क्या दिखेगा? आपको लेफ्ट दिखेगा, और जो आपका लेफ्ट है वो आपको राइट दिखेगा। अच्छा मैम, इस ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं बच्चा, अगर हम एम्बुलेंस लिखा है कहीं पर AMBULANCE, यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, जगह नहीं है, जगह की भारी कमी होते हुए यहाँ पर इधर की साइड लिख देती हूँ मैं, ध्यान देंगे। AMBULANCE, ध्यान रखिएगा। अगर एम्बुलेंस है तो अगर आप देखोगे तो ये एम्बुलेंस आपको कैसा सा दिखेगा? मिरर इमेज में ये आपको ठीक उल्टा सा दिखेगा। तो कई बार आप देखते हो आपको ना ये जो है पूरा उल्टा ही दिखता है, एम्बुलेंस पर हमेशा उल्टा लिखा रहेगा, इसकी मिरर इमेज होगी। मिरर इमेज ध्यान देंगे, अगर बच्चा अगर मिरर इमेज आपका ई है तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका ऐसे बनेगा मिरर इमेज। दिख रहा है यहाँ पर? क्लियर है ये? मतलब इसकी हाइट आप बराबर कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, देखेंगे बच्चा। ये आपने किया? ठीक, यहाँ तक ये पॉइंटर क्लियर हो गए। तो इस तरीके से मिरर इमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर आपका बी है, ये देखिएगा, तो मिरर इमेज, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम इस तरीके का मिरर इमेज आपको देखने के लिए मिलेगा? जैसे आप मिरर में कोई प्रिंटेड टी शर्ट है, प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, ध्यान रखिएगा। प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर आप मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें आपको उल्टी सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब है कि जो प्रिंटेड लेटर्स हैं आप सेम साइज के दिखेंगे, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही मिरर में आप दिखेंगे। लेकिन वहां पर होगा क्या? एक ही चीज वहां पर हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें आपको मिरर इमेज जो प्रिंटेड टी शर्ट पे लिखा था वो आपको मिरर इमेज में दिख जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमने देखा था, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर हिंदी में अगर आप जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं, आपका हिंदी वर्ड में है पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलेंगे हम? पार्श्व परिवर्तन। लिख देती हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। परिवर्तन, करेक्ट है, क्लियर है? ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था आपसे, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट आपको दिखेगा और लेफ्ट का राइट कैसे पता चलेगा? प्रिंटेड टी शर्ट पहन के मिरर के सामने खड़े हो जाइए, प्रूव हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद हमने देखा नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर समतल दर्पण है, प्लेन सेम है, तो क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन हो जाएगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अनियमित यानी इरेगुलर सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर होगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आगे फिर हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, और इसके अलावा कॉनकेव मिरर में या यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स में ध्यान रखेंगे जरा। ये जो कॉनकेव मिरर मैंने आपको बताया था, यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के ना मैंने कुछ सिनेरियोज बताए थे आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। ये मैंने बताया था, है ना, कॉनकेव मिरर के लिए ध्यान रखेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण अगर आप देखेंगे तो चूंकि हमारे पास जो मिरर है वो दो तरीके के मिरर है, एक आपका कॉनकेव है और दूसरा आपका कॉन्वेक्स है, करेक्ट है।
मैं आपको डायरेक्ट इस इमेजेस पे मैं क्यों लेकर आई, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपको इस पे यूजेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी इमेज किस तरीके से बनती है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी सी चीजें हैं जो इनमें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। करेक्ट है, जरा करें डिस्कस। तो डिस्कस करते हैं जरा। बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉनकेव मिरर में चूंकि यहाँ दर्पण है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इसको समझने से पहले जरा यहाँ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ना 6 कंडीशंस बताई थी, क्योंकि ये 6 कंडीशन मैं आगे यूज भी करूंगी, वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमने देखा था, अगर किसी भी वस्तु को, कॉनकेव मिरर का आप शेप देख ही रहे होंगे, कॉनकेव मिरर का शेप इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। पहला तो ये हो गया, करेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको जो 6 कंडीशंस बताई थी उसमें मैंने बताया किसी भी वस्तु को अगर आपने कहां पर रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, वस्तु को इनफाइनाइट पे रखा था, तो इमेज कहां बन रही थी भाई, यहां पर इमेज कहां बन रही थी, फोकस पर। ये पॉइंट क्लियर आ रहा है, इमेज कहां बनी, फोकस पर। ये हो गई मेरी पहली परिस्थिति। ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो बहुत बड़ा सा होगा, फोकस पे आएगा अत्यंत छोटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी का ठीक उल्टा मैंने आपको बताया कि अगर मैंने वस्तु को मैंने कहां रखूंगी, फोकस पर, तो जो मेरी इमेज होगी वो मेरी कहां पर बनेगी, जरा डिस्कस करते हैं जरा। अगर हमने वस्तु को हमने कहां पर रख दिया, फोकस पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन दिख रही है ध्यान दीजिएगा, ये और ये। अगर मैंने वस्तु को किस पर रख दिया, ये है मेरा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, फोकस पे रखा, तो इमेज कहां बन रही थी, इनफाइनाइट यानी अनंत पर। दिख रहा है भाई आपको। तो अगर वस्तु को यहां रखा, वस्तु छोटी है, अनंत पर जाएंगे तो बड़ा बनेगा। तो ये दो परिस्थिति को पीछे चार्ट में देखेंगे। वस्तु को मैंने अगर रखा था अनंत पर, पहली कंडीशन में अनंत पर रखा, तो इमेज कहां बना, फोकस पर। क्या ये छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा ये क्या हो जाएगा, आपका जो है वर्चुअल, एक मिनट, रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान रखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही परिस्थिति है इस वाले पूरे चार्ट में जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आभासी तथा सीधा। लेकिन बाकी सारी परिस्थितियों में जो आपकी सिचुएशन होगी वो हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड बनेगी। पहली बात, इस चार्ट को समझने का जो तरीका है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों ये मैं आपको बता रही हूँ। इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे। और जब आप बीपीएससी की बात करते हैं तो आपसे वो इतनी उम्मीद करेंगे कि भाई आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए डायरेक्टली आप इसको आंसर कर पाए। करेक्ट है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, ये आपको इन सारे केसेस में मिल जाएगा। अगर मैं देखूं इसको, मैं यहां पर बहुत क्लियर मैं एक जगह पे ही केवल लिख देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर इसमें लिख रही हूं रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और केवल ये वाला जो हिस्सा है इसमें मैं लिख रही हूं आपसे आभासी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इन सारी परिस्थितियों में रियल एंड इन्वर्टेड। डन, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, हमने इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज कहां बनी, फोकस पर। अब मैंने दूसरी सिचुएशन जो बताई कि अगर मैंने किसी भी वस्तु को मैंने अगर फोकस पर रखा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा, इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पर। और यहां पर देखेंगे वेरी लार्ज, वेरी लार्ज या फिर इनलार्ज लिख सकते हैं। और यहां पर इमेज कैसी बन रही है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इन्वर्टेड, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। डन, क्लियर है। फिर तीसरा हमने समझ लिया था इसमें, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, यहां पर देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज का। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर मैंने रखा तो ये इमेज कैसी हो जाएगी, सेम साइज की। करेक्ट है। फिर और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था तो इमेज कहां बन रही थी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो यहां पर दिख रहा है आपको। सेम इसी का उल्टा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है।
ये मैं लास्ट वाली क्लास में बता चुकी हूँ, सिर्फ क्विक रिवीजन करा रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ पाए। एक ही परिस्थिति ऐसी है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, इसी केस में आपके साथ ऐसा होगा कि यहाँ पर जो इमेज है वो आपको वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखने का मतलब हो गया, जो मैं यहाँ पर लिख रही थी, आभासी तथा सीधा। ये चार्ट आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत आसान है। हमेशा जब भी इसको पढ़ेंगे इमेज सामने रखिएगा, चार्ट रखेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी की वजह से अगर मैं आपको पूछूं कॉनकेव मिरर के लिए, बहुत ध्यान रखेंगे। अब मैंने ये तो बता दिया आपको, अब यहां धनिएगा कॉनकेव मिरर पे। अगर आपसे इसमें कॉनकेव मिरर के यूजेस पूछे जाएं, अब आप इसमें क्या क्या आंसर दे सकते हैं, जरा जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चा, क्या क्या कर सकते हैं कॉनकेव मिरर में? हाँ जी बताएंगे। तो कॉनकेव मिरर में अगर आप जाएंगे, मैंने अभी आपको एक चीज सिचुएशन समझाई थी, इस सिचुएशन को जरा समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस सिचुएशन में एक चीज है कि अगर आपने किसी भी वस्तु को बहुत पास रखा, ध्यान दीजिएगा, यह है कॉनकेव मिरर में, अगर आपने किसी भी वस्तु को बहुत पास रखा फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज बड़ी दिखेगी। ये सिचुएशन कहाँ हो रही है? ये सिचुएशन होती है डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास यानी दांत वाले डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो क्या करेगा, ऐसे बहुत पास में रखेगा, इमेज बहुत बड़ी बड़ी सी दिखेगी। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, शेविंग मिरर में अगर आप देखें तो शेविंग मिरर यहाँ पास में रखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा सा दिखेगा, तभी बियर्ड बना पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, डेंटिस्ट और शेविंग मिरर कहाँ से याद रखा? कॉनकेव मिरर से। दिख रहा है ये सिचुएशन? यही एक रीजन था, क्योंकि होता क्या है, आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे अवतल दर्पण और इस तरीके से अवतल उत्तल दर्पण और लेंस पढ़ेंगे, वहां जाके सब मिक्स हो जाएगा। तो मुझे क्या याद कराना, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगी, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, उसके बेसिस पे आप सारे ही कर सकते हैं। केवल कॉनकेव मिरर बताऊंगी मैं, और इसी के बेसिस पे आप, कॉनकेव बता रही हूँ, कॉन्वेक्स मिरर समझ आ जाएगा। इसी के बेसिस पे मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लेंस के अंदर में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज याद करनी है आपको, कॉनकेव मिरर, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और इसके पीछे जो लॉजिक है, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। करेक्ट है भाई? इसमें बीपीएससी में भी, साथ के साथ में इसके अलावा भी और भी जितने एग्जाम, वनडे एग्जाम आप देते हैं, लाइट चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक, तो मुझे ये समझ में आ गया, शेविंग मिरर और डेंटिस्ट वाला। अब मैं यहाँ पर चलती हूँ जहां मैंने आपसे डिस्कस किया था, जरा ध्यान से चलेंगे। अब इस पर आते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। करेक्ट है? तो कॉनकेव मिरर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉनकेव मिरर, ये हो गया। तो कॉनकेव मिरर में मैंने अभी आपको क्या बता दिया, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर और उसके अलावा डेंटिस्ट जो है वो इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। करेक्ट है भाई? इसमें कोई दिक्कत? ये कौन हो गए? अवतल दर्पण। इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज करेंगे आप? इसके अलावा आप टॉर्च हो गया, या फिर आपका सर्च लाइट हो गया। सर्च लाइट में भी क्यों करेंगे, ध्यान देंगे, टॉर्च हो गया, सारी रेज एक जगह पे आ रही हैं। सर्च लाइट हो गया, इसमें भी आप ढूंढ रहे हो किसी चीज को, मेन फोकस कर रहे हो। सर्च लाइट होता है ना, रात को इतना बड़ा बड़ा सा ऐसा होता है, टॉर्च या बड़ा टॉर्च होता है जो एक ही जगह पे हम सारी रोशनी प्रकाश पड़ती है, तो वो हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है? और इसके अलावा आपका जो है सौर्य भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने में इत्यादि में आपका कॉनकेव। एक चीज और है, कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। तो सूर्य की रोशनी को किसी एक जगह केंद्रित करनी होगी, उस टाइम पर कौन यूज आ जाएगा? कॉनकेव मिरर यूज में आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये ध्यान रखना कि इनके क्या क्या यूजेस है, यही यूजेस आपके आगे काम आने वाले हैं और डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। चलो जरा नेक्स्ट आगे चले बच्चा। अब हम चलते जरा कॉन्वेक्स मिरर, इनके बारे में, यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो स्ट्रक्चर होगा उससे अलग हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले इसका एक जो एग्जाम्पल है ना, वो याद रखिएगा, रियर व्यू मिरर। ये ध्यान रखिएगा, रियर व्यू मिरर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान रखेंगे, जैसे आपने कोई गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने में यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे स्टीयरिंग है ना, और पीछे सीट लगी हुई है, जो भी लोग बैठे हुए हैं मान लीजिए।
बस में बैठे हैं, बस में यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ सा होगा, ऐसे मिरर लगा हुआ है, छोटी गाड़ी पीछे से आ रही है, छोटी गाड़ी पीछे से आ रही है, इसी प्रकार की बहुत सारी गाड़ियां पीछे से आ रही है। आ रहा है सबको समझ में? अभी कहोगे मैम 5 में ही क्यों बना दिए हैं है ना, छोटी गाड़ियां पीछे से मान लीजिए आ रही हैं। अब ये सारी गाड़ियां जो हैं, सारी गाड़ियां इस छोटे व्यू में, इसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। क्या बोलते हैं इसको? रियर व्यू और मिरर। करेक्ट है? आ रहा है समझ में? इस छोटे से शीशे में पीछे की सारी गाड़ियां आपको दिख रही हैं। दिमाग लगाइए, अगर ये सारी गाड़ियां जो पीछे वाली गाड़ियां हैं, अगर मुझे जो है पीछे वाली जितनी गाड़ियां, अगर केवल एक ही गाड़ी दिखेगी तो क्या हम रास्ते में चल पाएंगे, या पीछे वाली गाड़ियों को हम आगे हम रास्ता दे पाएंगे, या हमारे लिए चलना संभव हो पाएगा? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए रियर व्यू मिरर, चाहे आपकी स्कूटी हो चाहे आपकी गाड़ी हो, हर जगह पर हम इसीलिए लगाते हैं, चाहे बस हो, ट्रक हो, ये स्कूटी हो, कार हो, ताकि पीछे की गाड़ियां आप उसमें रियर व्यू मिरर में देखें। और रियर व्यू में देखेंगे तो आप रास्ता दे पाएंगे, या टर्न लेना है तो आप देख पाएंगे। कहीं ना कहीं सड़क पर आप जो है यातायात के जो नियम हैं उनके अंदर अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बहुत सही से आप उसको फॉलो कर पाएंगे, अपनी जिंदगी भी बचा पाएंगे, दूसरों की जिंदगी भी बचा पाएंगे। आजकल गाड़ी लेकर अगर आप चलते हैं तो आप केवल अपने नहीं, दूसरों की भी जिंदगी बचा रहे हैं, अगर सही तरीके से चलाते हैं तो। और अगर लग रहा है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस पहले ले लिया है और गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, तो अपनी जिंदगी भी खतरे में है, सामने वाले की भी खतरे में है। ठीक, चलिए अब एक चीज और समझते हैं, जरा इसका नेचर समझते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास रियर व्यू मिरर में बड़ी सारी जो गाड़ियां हैं वो छोटी दिख रही हैं, इरेक्ट दिख रही हैं, सीधी दिख रही हैं आपको, लेकिन साइज उनके छोटे दिख रहे हैं। ऐसा होता है क्या? रियर व्यू मिरर में आप देख रहे हो और गाड़ी आपको पीछे वाली उल्टी दिख रही हो? नहीं, आपको सीधी ही दिखेगी लेकिन साइज में छोटा दिखेगा। दिख रहा है यहाँ से? तो ये आपका किसका इमेज हो का नेचर हो गया? आपका कॉन्वेक्स मिरर का, यानी उत्तल दर्पण का। करेक्ट है। अब जरा हम इनके नेचर के बारे में एक बार डिस्कस कर लें क्या? इनका जो नेचर है किस तरीके से होगा, जरा वो हम डिस्कस करते हैं। तो जरा ध्यान देखिएगा, ये है आपका नेचर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तल दर्पण में अगर आप देखेंगे तो ये तो एक हो गई उनकी इमेज फॉर्मेशन। ये क्या है? पेंट किया है हमने, एक बहुत बड़ा सा हिस्सा यहाँ पर रहा होगा, एक सर्कल रहा होगा, उस हिस्से में से थोड़ा सा काटा, इस सरफेस पे, जैसे आप स्पून लेते हैं ना, स्पून लेते हैं, स्पून का जो बाहरी हिस्सा है वो आपके पास क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर, ठीक। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है काम? डाइवर्ज करने का। दिख रहा है बच्चा यहाँ पर? इमेज जो पड़ी ये क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इमेज जो पड़ रही है ये इसको डाइवर्ज करेगी। दूसरे सिनेरियो में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को अगर मैंने पोल और फोकस के बीच में रखा है, पोल और फोकस के बीच में, तो अगर आप देखेंगे जो इमेज है वो यहाँ पर कहाँ बन रही है? इधर बियॉन्ड की साइड में, इधर बियॉन्ड की साइड में, ठीक। तो इनका जरा देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, ये है उत्तल कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने बता दिया था आपको, ये कहां पर रखा था? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा इनफाइनाइट पर, इमेज कहां बनेगी? फोकस पर, फोकस पर। जरा पिछली वाली सिचुएशन में चलते हैं, ऑब्जेक्ट को मैंने इनफाइनाइट, तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पर, ठीक। अच्छा, कैसी बनेगी? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज की। डन। ये कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। अब आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, थोड़ा और क्लियर और सुंदर लिख देते हैं ताकि मेरे बच्चों को समझ में आएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिख रहा है? यहां पर भी क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चा ये पॉइंट समझ में आया कि आपको रियर व्यू मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट के पीछे का लॉजिक क्या था? मैंने सिखाया था आपको। एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी के यहाँ पर अगर इस तरीके का रियर व्यू मिरर है, यहाँ पर, यहाँ ध्यान देंगे, अगर आपको गाड़ी के
इस हिस्से में रियर व्यू मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके क्या रीजंस होंगे? हाँ जी, रियर व्यू मिरर अगर आपको बोला जाए कि कॉन्वेक्स में अगर लगा हुआ है तो उसके पीछे का क्या रीजन होगा, है ना? उत्तल दर्पण। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या रीजन था? वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो मैं अभी आपको बता रही थी बच्चा, उसके पीछे तो यही रीजन है वर्चुअल एंड इरेक्ट में, ताकि जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही हैं वो गाड़ियां कैसी दिख जाएंगी? ये दिख रहा है आपको? ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये आपको कैसे दिख जाएंगी? ये आपको सीधी डायरेक्शन में यहाँ छोटी छोटी सी दिख रही होगी। करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट है आपका अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में, यानी इनफाइनाइट अगर मैं यहाँ पर देख रही थी अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में, इनफाइनाइट एंड पी बिटवीन, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर के बारे में, अगर इनफाइनाइट और पोल ऑफ मिरर के बारे में, तो इमेज कहाँ बन रही थी? यहाँ पर बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ यानी पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये पॉइंटर समझ में आ गए बच्चा? ये हम क्यों लिख रहे हैं जरा यहाँ पर देखेंगे। इनफाइनाइट और पोल के बीच में अगर आप यहाँ पर रख रहे थे, यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट और पोल के बीच में अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो इमेज है इसकी वो हमने देखा, ये हमारे पास पी और एफ के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव पी के बीच में इमेज कैसी बनेगी? छोटी या फिर स्मॉल साइज की बनेगी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं था। कुल मिला के यहाँ से पूछेगा क्या? यहाँ से सिर्फ एक ही सवाल आता है, रियर व्यू मिरर में आप ये बता दीजिए कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, काम खत्म हो गया। करेक्ट है? तो मैंने आपको कॉनकेव के एग्जांपल्स बता दिए, इमेज फॉर्मेशन बताया, कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन, और ये मैंने बता दिया। करेक्ट है? अब मैंने आपको एक रिफ्रैक्शन मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, फिर मैं आगे की तरफ जरा चलूंगी, हम चलेंगे, ध्यान दे देंगे। इसके यूजेस में तो आप लिख सकते हैं ना, रियर व्यू मिरर वाला यहाँ पर हो जाएगा, रियर व्यू मिरर जो गाड़ियों में होता है। किसके बारे में बात कर रहे थे? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे इसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। ध्यान देंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल्स आपको मैंने समझाया था, एग्जाम्पल में ये बताया था कोई भी वस्तु अगर इस तरीके से लिखी हुई इस तरीके से थी तो इसमें हमने देखा था पानी में जब भी हम देखते हैं तो हमें चीजें टेढ़ी हुई सी दिखती है, ये समझाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, होता क्या है यहाँ पर, ये माध्यम अलग है, हम ये माध्यम एयर है, ये माध्यम क्या हो गया? वाटर। करेक्ट है? तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? अपवर्तन का कॉन्सेप्ट है। जैसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, आप ये बताइए कि एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर में सिक्का अगर रखा हुआ, 5 का सिक्का है, अगर वो डुबोया हुआ है, वो अपनी सतह से थोड़ा ऊपर सा दिखेगा, इसके पीछे कौन सा नियम होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। दूसरा, शिकंजी जो पीते हैं उसके अंदर में जो लेमन है उसका साइज जनरली क्या सा दिख रहा है? बहुत बड़ा सा दिख रहा है, क्या रीजन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है मैम। इसके बाद से पेंसिल जो है वो पानी के ग्लास के अंदर में रखी है, वो टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती है, क्या रीजन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है मैम। फिर आपके पास एक ग्लास के अंदर में चम्मच रखा हुआ है, उसको हम बाहर से देखते हैं तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखेगा, क्या रीजन है? रिफ्रैक्शन है। तो आई होप आपको ना जितना भी ये मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं वो सारे किसके दिए हैं? रिफ्रैक्शन के दिए हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। होता क्या है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे मैंने आपको सिखाया, मान लीजिए एयर मीडियम है और ये वाला जो नीचे वाला मीडियम है अगर यहाँ पर वाटर है, करेक्ट है? ये लाइट मीडियम है, आपका रेयर मीडियम होगा, रेयर मीडियम, और ये वाला क्या हो जाएगा? डेंस मीडियम, जिसका घनत्व ज्यादा होगा। करेक्ट है? ये डेंस मीडियम हो जाएगा। तो जब भी आपकी रेयर में जिस तरीके से ये इंसिडेंट रे है, जैसे ही आपकी वो इधर की साइड आएगी डेंस मीडियम में, तो ये डेंस माध्यम की तरफ ऐसे झुक सी जाएगी।
ये आ रहा है समझ में? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको लिख लेती हूँ मैं, ध्यान देंगे जरा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। किस केस में? जब आपका रेयर से डेंस माध्यम की तरफ हम जा रहे हैं। करेक्ट है? यानी यहाँ पर एयर था और यहाँ पर एग्जाम्पल आपने वाटर का लिया हुआ था। ये पॉइंटर्स समझ में आ रहे हैं आपको? ये पॉइंटर्स मैंने बताए थे, बट थोड़ा सा रिवीजन करा के कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं आपसे, इसीलिए बता रही हूँ। तो हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन में, अगर आपकी इंसिडेंट रे, आपतित, ये जो आपकी है इंसिडेंट रे, आपतित रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे आपका अगर यहाँ पर पड़ा, इसको हम अभिलंब के साथ या परपेंडिकुलर के साथ ये आई एंगल बनाएगा, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये एंगल आर जैसे ही रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आए, यानी जिसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो है अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ आई हमेशा एंगल ऑफ आर से बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? किस केस में बड़ा होगा? जब आपकी जो रे है रेयर माध्यम, यानी यहाँ पर एयर से डेंस माध्यम यानी घनत्व, जिसमें ज्यादा घनत्व होगा उसकी तरफ जाएगी। तो ये तो हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में मैंने आपको सिखाया था, कुछ और पॉइंटर्स पे जरा हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दूसरी सिचुएशन में क्या होगा? इस तरीके से अगर ऐसे है और अगर आपके पास रे है, ये ध्यान रखेंगे। इस केस में क्या होगा? इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपके पास में क्या हो गया? एयर। ये आपके पास क्या हो गया? वाटर। यहाँ पर हो गया वाटर। करेक्ट है? अब कर क्या रहे हैं? मान लीजिए अगर यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, अब ये क्या हो जाएगा? चूंकि इंसिडेंट रे यहाँ पर है, आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से होकर गुजर रही है? डेंस माध्यम से, डेंस मीडियम से रेयर की तरफ अगर आप गए, डेंस माध्यम से रेयर मीडियम की तरफ गए, तो ये जो रे है ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पर आपको? ये क्या हो जाएगी? चूंकि स्ट्रेट ही रहेगी ये, लेकिन ये अभिलंब, ये आपका इससे दूर हो जाएगा, यानी जो परपेंडिकुलर है उससे ये दूर रहेगा। आ रहा है भाई? ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ रहा है? बच्चे, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको ये जो कंडीशंस बताई हैं, मैंने इसमें आपको सिर्फ इतना बताया है, जब भी यहाँ पर इस केस में, ये आपका सेकेंड सिनेरियो है, डेंस माध्यम या घनत्व वाले माध्यम से अगर आपका इंसिडेंट रे गया और ये आपका एयर यानी कि यहाँ पर लाइट मीडियम होगा, जैसे उधर जाएगा तो ये वाला जो रिफ्रैक्शन वाला जो आपका रे है ये अभिलंब से दूर हो जाएगा, परपेंडिकुलर से दूर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक ऐसी भी सिचुएशन आती है, एक ऐसी भी सिचुएशन आती है, हम इसको और बढ़ाते जाएंगे, यानी ये वाला एंगल हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये दिख रहा है आपको? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है कि ये अंदर ही आ जाता है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जरा उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे आपका जो है वो डायमंड कैसे चमक रहा है, उनके बारे में, ये सब उसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, चला जाए कुछ और भी आगे चीजें डिस्कस की जाएं आपसे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, जरा चलते हैं, जरा कुछ और सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं, फिर हम थोड़ा लेंस की तरफ भी हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल भी सेम वही है कि मैंने आपको बड़ा हुआ था क्यों दिख रहा है, इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया था। ठीक है, अब हम चलते जरा अगले वाले लाइन पर चलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सनलाइट जो है, सनलाइट के अंदर अगर आप देखते हैं, जरा यहाँ पर लिखेंगे जरा, सनलाइट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, क्या लगता है आपको सनलाइट में कितनी लाइट होती है? भाई ध्यान से देखेंगे, सनलाइट में अगर आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि जो व्हाइट लाइट है उसको आप प्रिज्म से गुजारिए,
प्रैक्टिकल किया है क्या? क्लास 10th में हम प्रैक्टिकल किया होगा हमने, या कभी वैसे भी खुराफात करने का मन किया होगा तो हमने कुछ ना कुछ शैतानियां तो हमने प्रिज्म के साथ करे होते हैं। तो प्रिज्म जो है इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है जो क्लास 10th में जो है वो आपका सीबीएसई बोर्ड में अगर आप देखेंगे क्लास 10th के प्रैक्टिकल में दिया हुआ है प्रिज्म से करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है, व्हाइट लाइट जनरली जो व्हाइट लाइट है, अब आइडियली तो हम इसको ऐसे भी ना दिखा के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम दिखाते हैं, अगर ये तो प्रिज्म दिखाना था, अदरवाइज मैं यहाँ ट्रायंगल ही दिखा देती हूँ। होता क्या है, जब भी एक व्हाइट लाइट जाएगी, ध्यान देंगे बच्चा, जब भी एक व्हाइट लाइट यहाँ पर जाएगी, दिख रहा है, अब वैसे यहाँ पिंक दिख रहा है तो अब पिंक मत समझ लेना सारे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर व्हाइट लाइट बनाना बड़ा मुश्किल सा है, करेक्ट है। तो होगा क्या, ये यहाँ से जैसे ही जाएंगे ना, ये बेंड होने के बाद, यहाँ से जाएंगे बेंड होने के बाद अलग अलग रेज में चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग उसमें चेंज हो जाएंगे ये। अब होगा क्या, यहाँ पर एक पैटर्न होगा जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, करेक्ट है भाई, क्या पैटर्न बोलेंगे आप? विबग्योर। देखते हैं जरा, देखेंगे, वी आई बी जी वाई ओ आर, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम किनारे से हटा देंगे, ठीक है। हम्म, दिख रहा है भाई यहाँ पर? मैम ये क्या बना रहे हैं? बहुत इजी सा है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, एक वाइट लाइट को, ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, यहाँ पर देखिएगा जरा। अब ये जो पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिख रहा है बच्चा ये आप सारे बच्चों को? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं, जिसको हम विक्षेपण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? विक्षेपण भी बोलते हैं हिंदी में। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में अगर आप देखेंगे, ये जैसे ये जो व्हाइट लाइट है, ये क्या हो रहा है, अलग अलग कलरों में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी चेंज का मतलब अलग अलग, चेंज ना कह के इसके लिए सही वर्ड होगा कि एक व्हाइट लाइट है जो कि अलग अलग कलर्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, करेक्ट है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो ये रेड वाला जो कलर है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस पर बड़े सवाल पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए, ये वाला जो लाइट यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, ये रेड कलर ऊपर ही क्यों दिख रहा है? मतलब अगर ये पैटर्न अगर मुझे बताया गया कि VIBGYOR, इसके पीछे क्या रीजन है? पहला तो ये सवाल है कि ये सीक्वेंस इसी में क्यों मिलता है। दूसरा सवाल है, ट्रैफिक लाइट को अगर आप देखें तो ट्रैफिक लाइट में रेड कलर ही क्यों दिखता है? आ रहा भाई सबको समझ में? ट्रैफिक लाइट में रेड कलर ही क्यों दिखता है? तो इसका बहुत सीधा सीधा स्ट्रेट आंसर है, इसका स्ट्रेट आंसर ये है कि अगर आप इसको अगर आप देखते हैं तो आपको ये तो पॉइंट समझ में आएगा कि यानी ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं, करेक्ट है, पैटर्न फॉलो करते हैं कि अगर एक व्हाइट लाइट 7 अलग कलर्स में अगर डिवाइड हो रही है और कोई पैटर्न अगर यहाँ पर है, तभी तो वहां पर विबग्योर आपको दिखेगा। हमेशा ही व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म से एंटर होगी वो ऐसे ही विबग्योर का पैटर्न बनाएगी, करेक्ट है। अच्छा, विबग्योर के पैटर्न में बनाने का इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे हम जब थोड़ा और डीप में जाते हैं तो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेवलेंथ के लिए, है ना, वो जब मैं आपको साउंड पढ़ाऊंगी तब मैं डिस्कस करूंगी। हाल फिलहाल मोटा मोटा आप ये समझिए लेमन लैंग्वेज में कि भाई ये जो है ना, रेड कलर की जो लाइट होती है वो पेनिट्रेट कम होती है, रेड कलर की लाइट बहुत दूर से विजिबल हो जाती है, लेकिन जो वॉयलेट है वो आपका, अगर मैंने वॉयलेट कलर की ड्रेस पहनी होगी तो दूर से विजिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर बाद उसका वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वेवलेंथ जो होगी उतनी लंबी नहीं होगी, और ये क्या हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं दूर से देखने में मुझे वॉयलेट कलर को अगर मैं देखूं और रेड को देखूं तो रेड मुझे दूर से भी दिख जाएगा। आ रहा है पॉइंटर समझ में? और ये कलर जो है वो कब छुप जाता है पता नहीं चलता। तो हमेशा ये लॉजिक ये विबग्योर हमेशा ही बनाएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है सबके अपने अपने कलर्स के वेवलेंथ का। अब आगे मैं डिस्कस करूं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप ये बताइए, पहला ये वाला बताइए कि इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं कि प्रिज्म से 7 कलर की जो लाइट है वो आपकी चेंज हो गई,
तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि एक वाइट लाइट जो है 7 कलर्स ऑफ द लाइट में डिवाइड हो गई। रेनबो भी आपको दिख रहा है, पानी के थ्रू रेनबो दिख रहा है, ये दिख रहा है, सोप बबल में आपको दिख रहे हैं, है ना। तो अगर आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है केवल प्रिज्म के बारे में जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिज्म और रेनबो वाले में दिस विल कम अंडर डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ताकि एक व्हाइट लाइट 7 कलरों में आपको दिख रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम ये बताइए जो ट्रैफिक की लाइट है वो रेड कलर की क्यों है। जो डेंजर का सिग्नल है, डेंजर का जो सिग्नल है वो भी आपके पास क्या हो जाए, सिग्नल या सिंबल जो है वो रेड कलर का क्यों है, क्यों, क्योंकि बहुत दूर से दिखता है। आ रहा भाई सबको समझ में, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये जो कलर होगा, ये जो कलर होगा वो बहुत दूर से विजिबल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। और अगर हिंदी में देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण कर, विक्षेपण। यहाँ तक पॉइंटर क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से ये ट्रैफिक लाइट वाला भी सवाल मैंने बता दिया, डेंजर वाला भी बता दिया आपको, रेनबो वाला भी बता दिया, तो इसमें लगता नहीं मुझे कोई और दिक्कत होगी। करेक्ट है, डन, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा आगे वाले कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ा अगर आपसे डिस्कस करूं, जरा इनको ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे जरा, अभी मैंने आपको सारी चीजें जो मैं मिरर के कॉन्सेप्ट बता रही थी, वो मिरर के कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशंस बताई थी। कॉनकेव मिरर का मतलब हो गया मेरे पास अवतल दर्पण के 6 परिस्थितियां बताई थी। अवतल दर्पण की 6 परिस्थितियां मैंने बताई थी। अब ध्यान रखिएगा जरा, ये जो परिस्थितियां अभी आप देखने वाले हैं, ये जो परिस्थितियां अभी आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, वो मैं अभी आपको समझा दूंगी कि कैसे यहाँ पर अलग अलग सेम वही चीज जो जो मैंने वहां पर पढ़ा था अवतल वाले में, कॉनकेव मिरर में, वो चीज मुझे कॉन्वेक्स लेंस में सेम वही चीजें मिलेंगी। कैसे, ध्यान से समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में मैंने अभी आपको बताया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अगर मैंने अनंत पर रखा, इनफाइनाइट पर रखा, किस पे रखा आपने, इनफाइनाइट पर रखा, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में। यही चीजें बताई थी मैंने आपको, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव मिरर की अवतल दर्पण की जो 6 परिस्थितियां थी, वही सारी 6 परिस्थितियां ऑलमोस्ट आपको कॉन्वेक्स लेंस में मिल जाएगी। ये ट्रिक है याद करने का, कह सकते हैं लॉजिक से कह सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इस पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। लेकिन जो कॉनकेव की 6 परिस्थितियां मैंने सिखाई थी, सिखाई क्या थी, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बना, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बनेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, सी आपका बियॉन्ड सी, तो ये आपका एफ और उनके बीच में। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी। एक ही कंडीशन थी, जब मैं पी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज इन लार्ज बन रही थी। यही 6 परिस्थितियां बताई थी मैंने। किसमें बताया था, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में। जो अवतल दर्पण में ये सारी परिस्थितियां मैंने आपको बताई थी, यही सारी परिस्थितियां जो है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस में यानी उत्तल लेंस में हो जाएगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, अब ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं देख रही हूं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है और ये हो गया आपका इमेज, तो अगर ये इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बना, फोकस पर। इमेज बनेगी कैसी, वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, ये हो जाएगा पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कैसा होगा, ये आपका उल्टा होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, क्लियर हो गया। तो मुझे क्या करना था, वही जो 6 परिस्थितियां थी सिर्फ दिमाग में बैठाइए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस।
ठीक, जो कॉनकेव मिरर की 6 परिस्थितियां थी वही 6 परिस्थितियां आपको कॉन्वेक्स लेंस में दिखेंगी। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं रखना है आपको। यहां से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, डन। अच्छा, अब मैंने अगर देखा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 2f से परे रख दिया, बियॉन्ड 2c, 2f लिख दिया आपने, 2f लिखा या आपने वैसे लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपने 2f लिखा या बियॉन्ड c लिखा है बात वही पड़ जाएगी। तो बियॉन्ड 2f लिखा अगर आपने, तो इमेज कहाँ बन रही है, f और c के बीच में, 2f को हम c भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन f and 2f और f and c, f और c के बीच में, करेक्ट है, ये भी हमने पहले समझ लिया था। इमेज कैसी बन रही है भाई, छोटी बन रही है, स्मॉल बन रहा है। ये कैसा बनेगा, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या चीज पढ़ रहे हैं हम, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगा। ये चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, इमेज की साइज के बारे में, इमेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज, करेक्ट है, ठीक है भाई। इमेज साइज लिख देती हूं मैं, इमेज साइज, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज पोजीशन लिख देती हूँ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। यहां तक पॉइंटर्स क्लियर है, डन। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंटर्स पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिर अब आता है यहां पर 2f पर, यानी कि ये परे नहीं होगा, पर होगा, यानी कि इसको अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अभी मैं बता रही थी आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। इसको हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2f, 2f या c एक ही बात हो गई। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने 2f पे रखा तो इमेज कहाँ बन रही, 2f पे। समझने के लिए, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये कैसी बनेगी, सेम साइज का बनेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं था। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपका नेचर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये पॉइंटर समझ में आ गए। इसके आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट को मैंने f और 2f के बीच में रखा, f और 2f यानी f और c के बीच में रखेंगे तो ये बियॉन्ड c बनेगा। बताया था ना मैंने आपको, बियॉन्ड c का मतलब हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको बियॉन्ड 2f भी लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2f, दोनों बात एक ही हो गई, करेक्ट है भाई। ये वाला पॉइंटर बच्चा सबको समझ में आ रहा है, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। अच्छा, इमेज बनेगी कैसे, इन लार्ज बनेगी, बड़ी सी बन जाएगी, ठीक है भाई। ये कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब अगर मैं आगे चलती हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट किस पर रखा है, फोकस पर, फोकस पर, तो इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट मैंने कहां पर रखा, फोकस पर, तो इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट। ये तो हम पहले भी समझ चुके थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हो जाएगा असीमित रूप से बड़ा अथवा अधिक अत्यधिक विवर्धित। अगर मैंने यहाँ पर इनलार्ज किया, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं लार्ज कर देती हूँ, बड़ा, यहाँ अगर मैं लार्ज करूँ तो इसको मैं इनलार्ज लिखना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसको लार्ज कर लीजिए, इसको इनलार्ज कर, ज्यादा बड़ा। इमेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देख रहे हैं आप, ये जो परिस्थितियां आपको बताई जा रही है भाई, बहुत ही आसान सी परिस्थितियां हैं, जिसमें बहुत आसानी से आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बताया ना मैंने आपको, मैं आपको चारों चीजों में से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इन सब में से मैं सिर्फ जो पढ़ाती हूँ वो मैं पढ़ाती हूँ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो 6 परिस्थितियां हैं, सेम वही 6 परिस्थितियां आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। इसके आगे देखिए, अब आपने क्या किया, फोकस तथा प्रकाशित ओ के बीच में, आप यहाँ पर फोकस और ओ के बीच में जिस ओर बिंब है लेंस उसी ओर होगा। यहाँ पर अगेन फिर ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपका लार्ज साइज का आपको दिखेगा। और यहाँ पर एक ही ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको इमेज कैसी दिख जाएगी, वर्चुअल, ये आपको वर्चुअल
एंड इरेक्ट दिख जाएगी, जिसको हिंदी में बोलेंगे आभासी तथा सीधा। हाँ, ये 6 सिचुएशंस है जिनकी इमेज आपको ऐसी दिखेगी। बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप इनको वो भी कर सकते हैं। तो उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस में लेंस किस तरीके का बनेगा ये आप देख रहे हैं। ये किसके बारे में, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो इमेज यहाँ पर इनफाइनाइट पे बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट को आपने ओ और एफ के बीच में रखा तो इमेज आपका कहाँ इधर दिख रहा है, ये इसी वजह से आपको बना के यहाँ पर दिखाया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चा, ये सारे पोर्शन समझ में आ रहे हैं? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल गई। आगे जरा चलते हैं, जरा कुछ और भी चीजें हैं जो हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए इनके लेंस के बारे में, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करिए, आप लेंस के बारे में मुझे बता दीजिए कि लेंस का उपयोग हम क्या क्या करेंगे। अगर आपसे कॉनकेव लेंस के बारे में अगर पूछा जाएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अगर आपसे कॉनकेव लेंस के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कॉनकेव लेंस के अंदर में मैग्नीफाइंग चीजें होंगी, जैसे आपका माइक्रोस्कोप में आपने यूज कर लिया, ग्लास हो गया, चश्मा हो गया, दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गए, ये सारे कौन से हो गए आपके कॉनकेव लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में, करेक्ट है। और ये जो 6 परिस्थितियां पढ़ी हैं आपने वो किसके बारे में है, ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये आपका है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम देख रहे थे, करेक्ट है भाई। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए इसमें से जो है कन्वर्जिंग कौन सा वाले हो जाएंगे, है ना, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, तो वो जो कॉनकेव हो जाएंगे वो आपके, हाँ जी, अवतल लेंस जो हैं जिनके साथ बाहर की साइड आएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कॉनकेव मिरर भी बता दिया था, कन्वर्जिंग वाला मैंने बताया था उस टाइम पर कॉनकेव मिरर, और मैंने आपको कॉनकेव मिरर और साथ के साथ में आपका कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बता रखा था, करेक्ट है भाई। उसी तरीके से आपका जो है वो लेंस के अंदर में आपका डाइवर्जिंग भी होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों होते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस जो हो जाए, अवतल लेंस एक तरीके से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया था, सनलाइट का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, ये सारे पोर्शन हमारे पास हो चुके थे। जरा पढ़े थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े, कॉनकेव लेंस का भी मैंने आपको ये सारे पोर्शंस मैंने आपको बता दिए थे। अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले पोर्शन पर, हम चलेंगे, जरा हम आई के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, आई के बारे में जरा बात करेंगे, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी थी, ये आपका अवतल लेंस के बारे में, ये भी आपको साफ साफ समझ में आया होगा, जैसे 2 परिस्थितियां उसमें थी वैसी सेम इसमें भी है, अवतल लेंस पे भी है। इसके बाद अगर आप चलते हैं जरा हम मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं, एक तो आपको यहाँ पर ये देखेंगे जरा, लेंस आपके पास है, कॉर्निया आपके पास में दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया कॉर्निया। फिर यहाँ पर ये जो लेंस है, क्योंकि आईज के अंदर भी हमें साफ साफ पढ़ रखा है कि भाई लेंस है। फिर हमने पढ़ा परितारिका जो इसको बचाता है, कई बार आपने देखा होगा हमारी आंखों को बचाने के लिए। एक चीज और है, अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि भाई आईज के ऊपर जो पलक होती है उसका क्या काम है, तो पलक जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी आईज को बचाने का काम करती है कि नहीं करती। एक्स्ट्रा लाइट आ रही है, अचानक से कोई चीज सामने आ जाएगी, आंखें भींच लेते हैं, बंद कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता। हम बहुत अंधेरे वाले रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक से बहुत तेज लाइट आएगी, तेज लाइट आएगी, आंख रिस्पॉन्ड करेगा करेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर तेज लाइट अगर आपकी आंखों में आ रही है उस टाइम पर इमीडिएटली रोकने के लिए कौन काम करेगा, पलक। कोई चीज गिर रही है तुरंत आपकी पलकें बंद हो जाएंगी। तो भगवान ने जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम बनाए हैं हर एक के पीछे कोई ना कोई रीजन है। अग्री करते हैं आप, जैसे हमारी 5 उंगलियां एक तरीके की नहीं होती है, हर एक उंगली की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारी आईज के ऊपर अगर पलक है तो उसके पीछे एक इंपॉर्टेंस है कि आईज बहुत सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं उनको बचने के लिए हमारे पास जो पलकें हैं वो उनको बचाएंगी। और चाहे एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और चीज, कुछ भी XYZ जो है, सबसे पहला जो बचाने का काम होगा वो पलकों का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये।
अब आंख के अंदर में अगर हमने देखा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉर्निया दिख गया, लेंस दिख गया, परितारिका, पक्षाम और रेटिना, इस तरीके से चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो साफ साफ सबसे पहले अगर आप देखें तो नेत्र का जो पारदर्शी अग्रभाग होगा उसको हम जनरली कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कॉर्निया या फिर ये स्वच्छ मंडल इसको बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से कॉर्निया के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास आती है आइरिश, यानी इनके पीछे रंगों की परितारिका या फिर आइरिश नाम का, अगर आप देख रहे होंगे जैसे मैंने अभी कॉर्निया देखा, उसके बाद से आपका परितारिका जो कि यहाँ पर आइरिश दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो आइरिश है ये पेशी संरचना है और नेत्रों को विशिष्ट रंग, अलग अलग जो है अलग अलग कलर प्रदान करने वाली परितारिका के मध्य एक आता है प्यूपिल, यानी कि कॉर्निया दिख गया, आइरिश दिख गया, आइरिश के अंदर आपको क्या दिख गया, प्यूपिल दिख गया। करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। क्या क्या दिख गया, आपका पास हो गया कॉर्निया हो गया, आइरिश हो गया, आइरिश के अंदर प्यूपिल हो गया। प्यूपिल क्या काम करेगा, बहुत छोटा सा द्वार होगा जो कहीं ना कहीं लाइट, हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट आ रही है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए या वो करने के लिए वो हमारा ये काम करता है, छोटा सा द्वार है। परितारिका नेत्र में अगर आप देखें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है, यानी कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी आइरिश है वो आपका कंट्रोल कर रही है कि प्यूपिल के अंदर में अगर आप जाएंगे तो कितनी लाइटें उसके अंदर में जाएगी। ठीक है, इसी कारण कम प्रकाश में पुतली फैलती है, यानी कि अगर आप देखेंगे जो प्यूपिल होगी वो क्या करेगी, कम लाइट में अपने आप को थोड़ा फैलाएगी ताकि वो देख सके। कहते हैं ना, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई करने के टाइम पर भी ऐसा होना चाहिए कि जो है आपका एक तो उचित दूरी होनी चाहिए, ऐसे जो है आपका उचित दूरी होनी चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला तो एक ये रीजन होता है। दूसरा रीजन एक ये होता है कि अचानक से कोई, अगर आप सूरज की रोशनी को भी अगर आप देख रहे हैं, कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सन गेजिंग करना चाहिए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एकदम अर्ली मॉर्निंग में, थोड़ा ज्यादा देर गलती से भी नहीं देखना है। ज्यादा देर और देख लेंगे, थोड़ी देर इधर उधर देखेंगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा अपने आप को सेटल करने में। होता है कि नहीं होता है, कम लाइट में पढ़ते हैं आंखों पे जोर पड़ता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, भाई यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, उसके पीछे यही सारे रीजन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये तेज प्रकाश में सिकोड़ती है, पुतली के पीछे लेंस है, यानी कि जो मेरे पास प्यूपिल था अगर आप देखेंगे तो प्यूपिल के पीछे हमारा लेंस है। अब ये क्या काम करेंगे, जो अभी मैं बताया कि अभी आपको लेंस प्रकाश को नेत्र के पीछे एक पटल पर फोकस करता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। यानी कि मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि ये आपके पास कॉर्निया हो गया, फिर ये मेरे पास आइरिश हो गया, आइरिश के बाद यहाँ पर छोटा सा क्या हो जाएगा, प्यूपिल हो जाएगा जिसको हम पुतली बोलेंगे, और उसके बाद से फिर यहाँ पर ये सब कुछ, यह इमेज आपको कहाँ पर दिखा रहा है भाई, ये रेटिना पर आपको इमेज दिखा रहा है। करेक्ट है भाई। अच्छा, ये जो रेटिना है ये कहीं ना कहीं अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है, नर्वस सिस्टम। अगर आप देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। जैसे आपने अचानक से सांप देखा हो, सांप अगर देखा आपने, आप सबसे पहले पीछे हटेंगे, आंखें बंद होंगी, आप जो आपने देखा वो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा और तुरंत तुरंत आप सोचोगे कि यार पीछे हटो, या यहाँ से जितनी जल्दी भाग सकते हो भागो, खतरा है। होता है कि नहीं होता है? जो भी हम आंखों से देख रहे हैं तुरंत ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, उसी हिसाब से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेते हैं। करेक्ट है। तो ये आपकी जो है ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क को भेजती हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काम करता है। तो इसके लिए जो अगर आप देखोगे मोटा मोटा, मुझे साफ साफ एक दो पॉइंटर जो मुझे समझ में आते हैं वो हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपकी जो पलकें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को चाहे आप एक्सीडेंट कहिए या फिर कोई चीज गिर रही होती है हमारे वातावरण में, कई बार ऐसा होता है ना आंखों के अंदर कुछ गिर जाती है, कुछ लग जाता है, तो उनसे बचने के लिए हमें सबसे पहला जो है वो हमें कौन बचाएगा, हमारी आईज को, वो हमारी जो यहाँ पर पलक जो है वो सबसे पहले हमारी आईज को बचाती है। ठीक है। दूसरा हमने ये देख लिया, दूसरा हमने ये देखा कि आपकी जो वो है, जो व्हाइट लाइट है वो अगर आपने देखा होगा तो व्हाइट लाइट वो क्या करेगा, जो व्हाइट वाली लाइट जो अभी हम देख रहे थे अभी, एक तो कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर में आपने आइरिश, आइरिश के अंदर में प्यूपिल, अगर आप देखेंगे प्यूपिल अगर आप देखेंगे तो ये इन सारे जो हर एक का एक अपना अपना पर्पस है। पर्पस क्या है कि जो हमारी व्हाइट लाइट है, जो हमारी व्हाइट
जो हमारी लाइट है वो क्या करती है कि हमारी आंखों के अंदर जो एंटर करती है, अब आंखों के अंदर एंटर कर रही है तो आ, कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि हमें कम लाइट के हिसाब से, ज्यादा लाइट के हिसाब से, जैसे आप फोन देखते हैं ना, फोन में रात के टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि आप बेड टाइम मोड लगा लीजिए 10 बजे या 11 बजे के आसपास में, जब भी आपको लगता है कि सारी ब्लू रेज आपकी आंखों में ना जाए, होता है ऐसा। फिर हम ये भी देखते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस टाइम पर फोन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप रीडिंग मोड लगाते हैं ताकि ब्लू रेज आपके डायरेक्टली आंखों में ना जाए। जो लोग स्पेक्स यूज करते हैं, अगर आप ज्यादा टाइम मोबाइल टीवी इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पेक्स के अंदर में एक ऐसे स्पेक्स यूज करते हैं, ऐसी ग्लासेस यूज करते हैं। उन ग्लासेस में जो आपका ये जो रेज जो आ रही हैं, बेसिकली आपके डिजिटल सिस्टम से जो आपकी जो है वो आपकी रेज आ रही है, उनको वो क्या करेगा, उनको चेंज करेगा। हाँ ठीक है, ये वाला पोर्शन बच्चा सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक जरा आवाज आ रही है? हाँ, ब्लैक, ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। तो यहाँ से हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि आईज के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आईज के लिए हमारी पलक की क्या इंपॉर्टेंस थी। व्हाइट वाला जो पोर्शन है अगर आप देखेंगे, जिसके अंदर में ये सारी चीजें और अंदर की साइड में है, व्हाइट पोर्शन आप देखते हैं, उसके अंदर में ये सारी चीजें हैं, ताकि ये क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको बचाएगा। फिर हमने डिस्कस किया आयरिश के बारे में, और फिर हमने प्यूपिल के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस हो गई वो प्यूपिल की, वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं जो है वो आपका आयरिश के साथ में मिलके अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे इमेज बन रही है। जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के, वस्तु कई बार ऐसा होता है ना, वस्तु के कुछ सेकंड के हट जाने पर भी कई बार रेटिना पर इमेज बनी होती है। कोई चीज, डरावनी चीज देख लेते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो इमेज हट भी गई तो 1/6 सेकेंड तक जनरली वो हमारे रेटिना पर रहती है। करेक्ट है भाई, ऐसा होता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ाई करने के लिए कितनी ऐसे आपकी ना जो स्टैंडर्ड जो है वो आपका कितने डिस्टेंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, तो आपका मैंने अभी आपको बताया था 25 सेंटीमीटर जो है वो आपका होना चाहिए एक आइडियल। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, इसी के अंदर में आपसे ना दो चीजें पूछी जाती है, जरा वो ध्यान रखेंगे। हाँ, अब आता है रॉड और कोन्स क्या होते हैं, आपसे अगर पूछ लिया जाए इसी से रिलेटेड कि आप ये बताइए रॉड क्या होता है और कोन्स क्या होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। जरा ये कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं आपको। कॉन्स को हम क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और रंगों की सूचनाओं को भी भेजते हैं, तो ये कौन हो जाएगा, कोन्स हो जाएंगे। जैसे इट विल बी सेंसिटिव फॉर द, जो आपकी ब्राइट लाइट होती हैं उनके लिए जो कोन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कोन्स के लिए। और रॉड के लिए जो हो जाएंगे वो आपकी जो मीडियम या मंद जो लाइटें होती हैं, जिनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, उसके लिए आपका रॉड हो जाएगा। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा अगर कोन्स और रॉड के बारे में अगर आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, करेक्ट है, तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, आपने सुना होगा। जैसे 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 अगर आप मान लो एज होती चली जा रही है, आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कम बच्चों की कम एज है, बट फिर भी उनको चश्मे लगे हुए हैं, अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपसे ये बोला जाए कि जो है जो लोग चश्मा लगाते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर की जो चीजें हैं वो बहुत दूर की जो चीजें बहुत क्लियर नहीं दिखती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नजदीक की चीजें बहुत क्लियर नहीं दिखती हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके वो बोलेंगे कि भाई आप आई टेस्ट करा लो, आप आई वाले डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी आई टेस्ट करते हैं, और आई टेस्ट करने के बाद आपको ये बताते हैं दूर की जो नजर है वो कितनी है, पास की नजर है वो कितनी है। इसको सही करने के लिए हमें अलग से लेंस यूज करना पड़ेगा, तब जाके अगर आप लेंस यूज करेंगे तो आप सही देख पाएंगे, जैसे मैंने अभी यूज किया हुआ। ऐसे जो लोग चश्मे लगाते हैं वो ऐसे यूज करते हैं। करेक्ट है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको बोला जाए ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया, है ना, या फिर अगर हमने बोल दिया इसको दूर दृष्टि दोष यानी लॉन्ग फार साइटेडनेस, जब केवल पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, दूर की नहीं, तो उसको हम मायोपिया बोलते हैं। यानी कि
जो केवल पास की वस्तु हमें अगर दिखती है, क्लियर दिखती है, तो मायोपिया बोलेंगे। दूर की वस्तु क्लियर दिखेगी तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। बस इतना ही समझ लेना। अब इसको याद करने का तरीका, हाइपरमेट्रोपिया में ज्यादा वर्ड्स हैं, तो मुझे ऐसा समझिएगा, दूर की वस्तु क्लियर दिखी, दूर की क्लियर दिख रही है, नजदीक की क्लियर नहीं दिख रही, क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। नजदीक की चीज क्लियर दिख रही है, मायोपिया, तो दूर की चीज नहीं दिखेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं और मायोपिया किसको बोलते हैं। करेक्ट है भाई? ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आता है निकट दूर दृष्टि यानी मायोपिया के लिए, इसके निवारण के लिए हम यहाँ पर कैसे लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। जो मायोपिया होगा उनके लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है जो अलग अलग तरीके के उनके जो है लेंसेज लगाए जाते हैं, दोनों दोष एक साथ रहने पर उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, न दूर का दिख रहा है क्लियर, न नजदीक का दिख रहा है, तो प्रेस बायोपिया हो गया। अच्छा, मोतियाबिंद भी एक ऐसा होता है, कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं। जैसे जैसे एज होने लग जाती है, मोतियाबिंद की शिकायत लोगों को होती है, जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो लेंस होगा वो धुंधला हो जाएगा, जिससे दृष्टि कमजोर होने लगेगी। और ऐसे में अपारदर्शी लेंस को हटाकर जनरली हम क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं वो आंखों में लगाए जाते हैं। ये होता है बच्चा मोतियाबिंद के लिए। करेक्ट है? अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने ह्यूमन आई के बारे में आपने पढ़ लिया, कैसे आपने रॉड बोन्स के बारे में पढ़ लिया, आई का पूरा स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, आइरिश क्या है, कॉर्निया क्या है, प्यूपिल क्या है, कैसे उनकी इमेज बन रही है, और रॉड पूल समझ लिया, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया समझ लिया, उनका करेक्शन भी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए इनकी केयर कैसे करते हैं आप, अगर आपसे ये पूछा जाए ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, किस तरीके दिख रहा है ना आपको? ये क्लियर है ना? नॉर्मल विजन ये है, यहाँ पर इमेज अपने आप बन रही है, ये मायोपिया का दिख रहा है, ये आपको हाइपरमेट्रोपिया का दिख रहा है। ठीक है? अच्छा, अब मैं अगर बोलूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ना इनकी देखभाल कैसे करेंगे, केयर ऑफ द आईज कैसे करते हैं? केयर ऑफ द आईज, केयर ऑफ द आईज के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट तो साफ साफ समझ में आ जाएगा केयर ऑफ द आईज के अंदर में कि ध्यान रखिएगा। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मतलब घर से बाहर अगर हम निकलते हैं और मार्केट के थ्रू होते हुए आ रहे हैं, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं किसी भी XYZ रीजन की वजह से, शाम को घर पहुंचे आप, शाम को घर पहुंचेंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आईज में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेड रेड सा दिखने लग जाता है, या फिर आपकी आंखें बहुत थकान थकान सी फील होती है। तो हम क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं, जैसे हम घर पहुंचते हैं हम फेस वॉश करते हैं और आंखों के अंदर में पानी के छींटे मारते हैं, देखा होगा आपने, ताकि आईज क्या हो सके, क्लीन हो सके, या जो धूल डस्ट जितने भी हमारी आंखों में गए होते हैं वो बाहर निकल पाए। उसके बाद आप देखोगे आप कहीं ना कहीं काफी फ्रेश फील करते हो कि नहीं करते हो? होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में भी जब हम उठते हैं तो हमें यही काम करना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद से आपको अपनी आंखों के अंदर में पानी के छींटे जरूर मारने चाहिए। ये हो गया पहला। दूसरा, जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक जनरली जो एडल्ट हैं उनका ये माना जाता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आपने कोई बुक्स को रखकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सही है, ना बहुत दूर ना बहुत पास, ऐसा होना चाहिए, इससे भी हमारी आंखों पर असर पड़ता है। टीवी में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ब्लू रेज जो निकलती हैं, हमें टीवी बहुत पास से देखकर नहीं देखना चाहिए, बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आते हैं। पहले टीवी पर एक सीरियल आता था शक्तिमान, जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती थी, अगर आपने देखा हो। इस जनरेशन के लोगों ने तो नहीं देखा होगा, इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हम जब बच्चे थे तब वो आता था, तो इस जनरेशन वाले बच्चों को शक्तिमान के बारे में तो खैर नहीं पता होगा, एक जनरल वैसे बता रही हूँ मैं आपको कि ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट है? तो मैंने अभी आपको बताया कि उचित दूरी पर रख कर करेंगे। गाड़ियों में बैठते हैं, जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं, कई बार आपने देखा होगा भाई एग्जाम है या कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी अप डाउन कर रही है, उस टाइम पर भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गाड़ी में भी बैठे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखेंगे जिग जैग जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, इससे आपकी आईज पर असर पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया?
टाइम टाइम पर अगर आपको सर में दर्द रहता है उस टाइम पर भी आईज का चेकअप कराना चाहिए, आई का चेकअप करा के, और आपको अपने लेंस के नंबर्स लेने चाहिए। क्या हमेशा के लिए जो लेंस के नंबर है सेम होते हैं, या समय समय पर हमें चेक कराते रहना चाहिए? समय समय पर चेक कराते रहने चाहिए। पहला जो आपको एक वो मिलेगा, वो आपको पहला जो है इसका ये मिलेगा कि भाई आइस के जो नंबर, जैसे सर में दर्द होना शुरू हो गया है ना, तो इस तरीके के जो सिग्नल्स जब भी आपको मिलेंगे तो एक बार आई टेस्ट भी जरूर कराएं, क्योंकि इसका रिलेशन उससे भी हो सकता है। प्रॉपर जो आई नंबर होता है वही हमें यूज करना चाहिए। साल भर के बाद जनरली आप जाके एक बार चेक करा सकते हैं, ताकि गलत नंबर आप यूज ना करें, क्योंकि उससे भी आपकी आंखों पर असर पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया? ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया? अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को बहुत मीजते, बहुत ज्यादा रगड़ने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, इससे भी आपकी आंखों पर असर पड़ता है। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये बोला जाए कि क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि हमें हमें जो है संतुलित आहार जरूर लेना चाहिए? हाँ जी, बताएंगे जरा, क्या हमें संतुलित आहार लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। संतुलित आहार लेने से आपका जो है कहीं ना कहीं बॉडी के, संतुलित आहार का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस डाइट का मतलब जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब मैं आपको फूड चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं। तो जो भी ये पांचों कंपोनेंट्स हैं, इन पांचों कंपोनेंट को सही मात्रा में सही एज ग्रुप में लेने को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। मैंने ये लाइन क्यों यूज की, सही मात्रा में सही एज ग्रुप में? इसका मतलब है कि अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग हैं, छोटे बच्चे को प्रोटीन डाइट ज्यादा चाहिए, लेक्टेटिंग मदर को भी वहां पर प्रोटीन डाइट चाहिए, अपने लिए भी बच्चे के लिए भी चाहिए, और एक कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ओल्ड एज के लोग हैं, उनके साथ में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रोटीन और फैट आप नहीं दे सकते हैं। उनको ऐसा दीजिए जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। करेक्ट है? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो इस तरीके की चीजें हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग जो है कहीं ना कहीं अलग अलग कंपोनेंट, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनकी जो क्वांटिटी होगी, कितनी मात्रा में लें, हर किसी का अलग अलग होगा। छोटे बच्चे का अलग होगा, छोटे बच्चे का इंटेक अलग होगा, वुमेन्स का इंटेक अलग होगा, लैक्टेटिंग मदर का अलग होगा, ओल्ड एज का अलग होगा। आई होप आप यहाँ से ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये पांचों तत्व सही मात्रा में अगर सही एज ग्रुप के लोग ले रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, बैलेंस डाइट। अब आंखों के लिए जब मैं फूड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। अब आप कहेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिफरेंशियेसी डिजीज का, लेकिन ये आपका लाइट चैप्टर में भी दे रखा है कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, दे रखा है। तो यहाँ से मुझे साफ साफ समझ में आएगा कि जो विटामिन ए है उसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए मुझे क्या काम करना चाहिए? तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आपको, जैसे आपका गाजर हो गया, वो लेना चाहिए। साथ के साथ में हरी सब्जियां, कच्ची गाजर, फूल गोभी, पालक, आम, पपीता, दूध, दही, पनीर, मक्खन, अंडे, ये सारी चीजें खानी चाहिए, जिससे आपकी आई साइट अच्छी खासी बनी रहेगी। करेक्ट है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये वाला पॉइंटर बच्चा सबको समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है, पहले वो कर लेते हैं, और उसके बाद से मैं कुछ आपसे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, जो डायरेक्टली मुझे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो पूछ लेती हूँ। ठीक। हाँ जी। अब अगर आपसे पूछा जाए ब्रेल जो आपका है ना, एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आप ये बता दीजिए, हाँ जी, ब्रेल पद्धति, ब्रेल पद्धति का जो ब्रेली सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है? तो आपने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा, जब भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर्स आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें आता है कि जो डिसेबल्ड है, अब डिसेबल्ड कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो उनके लिए जो पेपर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए 2 घंटे का टाइम है, तो अगर डिसेबल्ड पर्सन, तो उनकी जो टाइम होगी, पेपर करने का जो टाइम होगा, वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, इस आधार पर कि वो नॉर्मल लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा और चैलेंज है, तो उसको ओवरकम करने के लिए या उसको ध्यान में रखते हुए उनको अगर ज्यादा समय की जरूरत है पेपर को क्लियर करने के लिए, तो उनको वो समय दिया जाना चाहिए, और जो कि बिल्कुल जेन्यून है और जरूरी भी है। तो हमारा जो सिस्टम है जो है कहीं ना कहीं वो सबके लिए
जो हमारा संविधान में जो सारी चीजें लिखी हुई है वो हमारे यहाँ के हर एक सिटीजन के लिए काफी मददगार है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का देते हैं तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको नेत्रों में कोई प्रॉब्लम है, करेक्ट है, लेकिन उनको पढ़ाई करना है, आईसाइट में प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा दिक्कत है, नॉर्मल ऐसे नहीं पढ़ सकते, लेंस वेंस से बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है। अब उनको पढ़ाई करनी है, पढ़ाने की बहुत जिज्ञासा है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी उसमें कंट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके साथ इस तरीके की समस्याएं रही हैं, फिर भी जिंदगी में वो काफी आगे बढ़े हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो ब्रेली सिस्टम में क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे ऊपर की सतह जो है खुरदुरी खुरदुरी सी है, उसको टच करके, अब एक चीज और समझिएगा, इनके सेंसेस बहुत बहुत अच्छे सेंसेस काम करते हैं, है ना। कभी भी अगर आप उनको देखें तो उनकी जो सेंसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो लर्निंग जो वो है पूरा फोकस या पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ लर्न करने पर ही होता है। तो वो क्या करते हैं, टच करके जो लेटर्स हैं उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से उनको लिखना है तो वो भी टच करके कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कौन सा लेटर लिखा है, क्या सारी चीजें लिखी हैं, यहाँ से वो टच करके समझते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रही थी। ठीक, क्लियर है ये? अब मैं आपसे ना क्वेश्चंस कुछ पूछ लेती हूँ जो मुझे अभी आप सारे बच्चों से पूछना है। चले पूछ ले। तो चलते एक बारी रिवीजन करते हैं जरा, इस चैप्टर के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछ ले भाई। चलते हैं जरा प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या कंडीशंस हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या कंडीशन है? तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? सबसे पहली कंडीशन है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। लिख देती हूं मैं, ध्यान से नोट करिएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां देखेंगे और क्लियर और सुंदर लिख देती हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? डन। दूसरा हमने भी आगे बढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जो भी ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें किस में होंगी? सेम मीडियम में होंगी। यानी कि अगर इस तरीके से कोई इमेज बनी हुई है यहाँ पर, ये आपका आई, ये आपका आर, ये आपका पेंट वाला सरफेस, ये परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के इक्वल, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, ये सारा क्या हो जाएगा? सेम मीडियम में यानी एयर में हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर में अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन हमने पेंट क्यों किया हुआ है? बिना पेंट किए हुए आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी। करेक्ट है? क्या हमें इमेज सेम साइज की दिखती है? हाँ, सेम साइज की ही दिखती है। ठीक है। तो मिरर के अंदर में अगर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि मिरर के अंदर में आपको राइट लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट राइट की तरफ ऐसा आपको दिखता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर मिरर के सामने खड़े हैं, ध्यान से समझेंगे, प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको मिरर के अंदर में टी शर्ट के जो लेटर्स हैं वो उल्टे लिखे हुए से दिखेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? तो आप क्या बोलेंगे? इसके पीछे जो रीजन हो जाएगा, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि अगर आपका एम्बुलेंस जो है, ये जो एम्बुलेंस है, अगर ये आपको उल्टा लिखा हुआ सा प्रतीत हो तो वहां पर उस केस में क्या हो जाएगा? मुझे साफ साफ समझ जाना चाहिए। जैसे अगर आपको बी ऐसा ऐसा दिखे, ठीक है, आपको ई ऐसा सा दिखे, तो ये सब क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज के अंदर में राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट में दिखता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। मैम, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको जो राइट है आपका,
जैसे मैंने, अगर मेरा ये राइट हैंड है, अगर मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी तो एक्चुअल में जो मेरा राइट है वो क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। तो राइट जो है वो आपका लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट होता है वो आपका राइट दिखता है। इसको समझने के लिए, मुझे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप देखेंगे जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट आपको इमेज दिख रही है, जैसे आप दिख रहे हैं सेम वैसे ही आप वहां पर भी दिखेंगे। लेकिन उसमें एक चीज ऐसी होगी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला पोर्शन है राइट लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट राइट में दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ तक बच्चा पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी लेटरल इन्वर्जन का? ठीक है। यही रीजन है कि आपको जो एम्बुलेंस है वो उल्टा हुआ सा क्यों दिखता है, ये कई बार सवाल पूछा जाएगा। एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा रहता है ताकि अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसके जो रियर व्यू मिरर है, उस रियर व्यू, सपोज करिए मैं गाड़ी चला रही हूँ, यहाँ पर रियर व्यू मिरर है, अगर मुझे उल्टा, जो एम्बुलेंस के ऊपर तो उल्टा एम्बुलेंस लिखा है, लेकिन जब मैं रियर व्यू मिरर में देखूंगी तो वो मुझे सीधा दिखेगा। तो मिरर में जब मुझे सीधा दिखा तो मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा अपना गाड़ी साइड करूंगी, और एम्बुलेंस किसी भी सिचुएशन में कोई भी पर्सन की आइडियल सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है, और लोग ऐसा करते भी है, कि अगर आप एम्बुलेंस देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको जगह दीजिए ताकि वो किसी के जीवन को बचा सके। यही रीजन जो मैंने अभी आपको बताया कि एम्बुलेंस आपको उल्टा लिखा हुआ सा दिखेगा। और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एम्बुलेंस उल्टा हुआ सा दिखेगा, इसके पीछे का रीजन क्या था, रीजन इसका था लेटरल इन्वर्जन मिरर की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंटर है यहाँ से साफ साफ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम रिफ्रैक्शन का जो मैंने आपको बताया था, इस पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कैसे से कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, जो मैं अभी आपसे बता रही थी, नींबू वाला जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रही थी, ध्यान देंगे, आपसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। ये दिखा देती हूँ आपको, इस पे से आपसे इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि मग, वो एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर में मग रखा है, ठीक है। मग को अगर मैं बाहर निकालती हूँ, मग को अगर मैं बाहर निकालती हूँ, आवाज तो आ रही है ना आप सारे बच्चों को? हाँ जी। तो मग को अगर मैं बाहर निकालूंगी तो उसमें अगर आप देखते हैं, मग जो है वो बाहर तो सेम साइज का दिख रहा है, लेकिन अगर जो उस मग को मैं पानी की बाल्टी में अगर मैं डाल दूं तो वो जो मग है वो कैसा दिखने लग जाएगा मुझे, वो छोटे साइज का दिखने लग जाएगा। अच्छा ये क्यों हो रहा है, मग तो सेम साइज का, मान लीजिए मग इतने साइज का है, पानी में डालूंगी मग जो है, अगर मैं बाल्टी में अगर मैं डालती हूँ, मग अगर इतने साइज का है तो इतना ही दिखना चाहिए था, वो मग कैसा दिख रहा है, मुझे छोटा दिख रहा है, या सेम साइज का नहीं दिख रहा है ना? ऐसा क्यों होगा, रीजन क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन रीजन होगा। करेक्ट है पहला। दूसरा सवाल, अब आप ये बताइए, पानी के अंदर में 5 का सिक्का रखा हुआ है, एक ग्लास है या फिर एक बाल्टी, उसके अंदर सिक्का रखा हुआ, कॉइन रखा हुआ है, अपनी सतह से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, अपनी सतह से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन रीजन है। तीसरा, स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, स्विमिंग पूल में हमें दिख रहा है कि जो सतह आपको दिख रही है एकदम साफ पानी क्लियर दिखता है, लेकिन जो सतह है आपको दिख रहा है यार ये तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन जब पानी में जाते हैं तो बड़ा नीचा सा दिख रहा होता है। क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन रीजन है। शिकंजी बनाने के लिए अभी गर्मियां हैं तो शिकंजी हमें पीनी है, तो शिकंजी पीने में जब हम जाते हैं तो वो ग्लास के अंदर में लेमन रखा होता है, वो लेमन अपनी साइज से बड़ा दिख रहा होता है। क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन रीजन है। पानी के अंदर में आपने पेंसिल रखा हुआ, वो पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है, क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन रीजन। पानी के अंदर में आपका चम्मच है वो आपका टेढ़ा दिख रहा है, क्यों ऐसा दिख रहा है, रिफ्रैक्शन रीजन है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम तक अगर कोई रे जाएगी तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं, यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाई थी जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपका ये इंसिडेंट रे है, एयर है यानी हवा है, इंसिडेंट रे जो आपका रेयर मीडियम से अगर हम डेंस मीडियम की तरफ गए, हवा से पानी की तरफ गए, हम देख रहे हैं
तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे वो तो ऐसा बनाएगा एंगल जो आपको यहाँ आई लिखा है, लेकिन जैसे पानी में यहाँ पर जाएगा डेंस माध्यम की तरफ जाते ही ये अभिलंब की तरफ या परपेंडिकुलर की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। यही रीजन है आपके रिफ्रैक्शन का रीजन है, और इसी वजह से ये सारे फेनोमेनन हो रहे हैं जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ। यही एग्जाम में डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको लाइट के फेनोमेनन का रिफ्लेक्शन मैंने समझा दिया, रिफ्रैक्शन के कम से कम मैंने आपको 5 to 7 एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट है भाई, आ रहा है सबको समझ में? और एक ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता ही दिया था, ये डेंस मीडियम का, इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में। जब हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे आपका डायमंड जो है वो क्यों चमकता है, उसका रीज़न यही है क्योंकि लाइट उससे बाहर नहीं आती है, वो बार बार इस तरीके से हो रहा है। फिर आपका फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं, क्लास 12th में आता है फाइबर ऑप्टिक्स है, लेकिन उसके अंदर होगा क्या जनरली, चूंकि चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है और इसका जो एक छोटा सा व्यू जो है 8th में भी दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे जो फाइबर हम यूज़ करते हैं ना, आपने नाम तो सुना ही होगा, आजकल जो नेट यूज़ करते हैं उसके में फाइबर का बहुत ज़्यादा कंपनी प्रमोट कर रही है, जिसमें इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है। उसके पीछे भी यही वाला रीज़न है जो मैं अभी आपको बता रही थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। करेक्ट है, तो उसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, इसी वजह से हमें जो है वो आपका स्पीड जो है जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो बहुत अच्छी सी मिलेगी। आजकल अलग अलग कंपनियों का के नाम से आपका फाइबर जो है वो आपका मार्केट में लॉन्च है। कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा जो फाइबर हम यूज़ कर रहे हैं, जो फाइबर ऑप्टिक्स आप पढ़ते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है भाई। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया, इसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कॉनकेव मिरर के बारे में। हमने अवतल दर्पण की जो परिस्थितियां थी, 6 परिस्थितियां, हमने वो डिस्कस किया। डायरेक्टली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप ये बताइए शेविंग मिरर में आप कौन सा मिरर यूज करते हैं। अब आप वहीं पर आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, फिर लेंस सब याद आने लगेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैंने 6 परिस्थितियां बताई थी कॉनकेव मिरर की, एक ही परिस्थिति में बताया जब इमेज बहुत बड़ी दिखेगी, तो ये ध्यान रखेंगे। कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर में यूज हो जाएगा और डेंटिस्ट के पास में यूज हो जाएगा, टॉर्च में होगा, सर्च लाइट में होगा, इन सारे में कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है। कॉन्वेक्स का मैंने एक सीधा सीधा तरीका बताया था आपका, कॉन्वेक्स का सीधा सीधा तरीका बताया कि जो गाड़ियों के अंदर में जो आपका रियर व्यू मिरर होता है, पीछे की चीज़ों को छोटा और सीधा दिखाएगा। ये किसका नेचर है? ये जो नेचर है कॉन्वेक्स मिरर का नेचर है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि समय जो है वो आपके पास बहुत कम होगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मेमोराइज करनी है, इसी वजह से क्विक रिवीजन में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। इसके बाद से फिर हमने देखा होगा लेंस भी हमारे पास किस तरीके के लेंस है, हमारे पास 2 तरीके के लेंस हो गए, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की 6 परिस्थितियां, वो कॉनकेव मिरर की जो 6 परिस्थितियां बताई थी, कॉनकेव मिरर की 6 परिस्थितियां मैंने क्या बताई थी, जो अभी मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो कॉनकेव मिरर की 6 परिस्थितियां बताई थी, देखेंगे जरा यहाँ पर। हाँ, ये 6 परिस्थितियां जो मैंने आपको बताई थी, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट को मैंने अगर फोकस पे रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, ऑब्जेक्ट को सॉरी इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, बिटवीन आपके जो है यहाँ पर ये वाला जो सिचुएशन है सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में किया, तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी किया तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। तो ये सारी परिस्थितियां तो मैं बता चुकी थी, सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी थी जहां पर ये आपको दिख रहा है पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में करेंगे तो उसी केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा। ये किसका मैंने पढ़ाया था आपको, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर की ये जो 6 परिस्थितियां बताई, इसी की बेसिस पे मैंने बताया कि डेंटिस्ट और आपके जो है शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर क्यों यूज होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के हिसाब से ये जो कॉनकेव मिरर की 6 परिस्थितियां आगे चलकर कॉन्वेक्स लेंस में भी
यही 6 परिस्थितियां मैं आपको बता चुकी हूँ, याद रखिएगा, मोटा मोटा ऑलमोस्ट इसी से सिमिलर है सारी चीजें। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ तो जरा ध्यान रखेंगे, यूजेस ऑफ लेंस पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए लेंस का आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो मैग्नीफाइंग लेंस में, सूक्ष्मदर्शी, चश्मा, दूरबीन, इस तरीके की जो चीजें हैं वहां पर आप यूज करते हैं लेंस को। ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप किसको बोलते हैं, तो अगर आप यहाँ चलेंगे जरा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का। अगर आप यहाँ पर चलते हैं जरा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में जरा हम डिस्कस करेंगे। जो मैं अभी आपको प्रिज्म वाला मैं दिखा रही थी, प्रिज्म वाला हो गया था क्या? प्रिज्म वाला इमेज हटा दिया क्या हमने? एक बात, हाँ ये रहा वेब क्यू, ये ध्यान देंगे, ये हम डिस्कस कर रहे थे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि अगर एक वाइट लाइट है, प्रिज्म के थ्रू अगर वो जाएगी तो वो 7 अलग अलग कलर्स की लाइट में डिवाइड हो जाएगी। 7 अलग अलग कलर्स जिनके नाम है विबग्योर, VIBGYOR, इसका मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये पैटर्न ऐसा ही क्यों मिलता है, विबग्योर या फिर इंद्रधनुष हमेशा सेम पैटर्न का क्यों होता है? डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ। रेड कलर बहुत दूरी तक देखा जा सकता है, करेक्ट है। जब मैं साउंड पढ़ाऊंगी तब मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में आपसे बात करूंगी। हाल फिलहाल जो मैंने अभी आपको बताया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड कलर जो है वो बहुत दूर से दिख जाएगा, वॉयलेट कलर हवा में गायब ही हो जाएगा या फिर दूर से नहीं दिख पाएगा आपको। ठीक है, रेड कलर दूर से दिखता है, इसी वजह से, यही रीजन है कि ट्रैफिक की जो लाइटें हैं वो रेड कलर की दिखेंगी आपको। डेंजर का खतरा रेड कलर का दिखेगा क्योंकि ये बहुत दूर से विजिबल हो जाती है। अब व्हाइट लाइट का 7 अलग कलर में डिवाइड होना, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, इसके बाद से फिर हमने डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस कर रहे थे आईज के बारे में, तो यहाँ पर भी हमने आईज के बारे में भी काफी अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। रेटिना हमको दिख जाएगा, कॉर्निया मिलेगा, लेंस है, फिर आपका जो है वो आपका आयरिश है, आयरिश के अंदर प्यूपिल है, फिर इनको हम, इनकी जो आपके अलग अलग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि आपका हाइपरमेट्रोपिया जो है वो क्या होगा, मायोपिया जो है वो क्या होगा। फिर हमने रॉड और कोन्स के बारे में पढ़ लिया कि जो है हाई जो लाइट होंगी, हाई सेंसिटिव या फिर जो है तेज प्रकाश होंगे, उनके लिए आंखों के अंदर में जो है वो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा, तो कोन्स और रॉड के बारे में पढ़ लिया। इनको करेक्ट करने के लिए जो है वो भी हमने पढ़ लिया कि कैसे जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, हमने ये सारा पोर्शन भी हमने पढ़ लिया है, करेक्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन, चूंकि समय बहुत कम है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर कवर करने रहेंगे। मैं अपनी क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि साथ के साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी ज़रूर कराऊंगी। मैं ये ध्यान रख, केयर ऑफ आइज के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था खैर, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी ज़रूर कराऊंगी मैं, कि आपको जो भी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, बायो में भी, बायो और केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। तो जो आपका एनसीईआरटी में मैक्सिमम सारी चीज़ें जो दी हुई हैं वो एनसीईआरटी की सब कुछ आपको इस क्लासेस में आपको मिल जाएगा। बस आपको ये करना है कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, साथ के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि इससे क्या होगा, कोर्स कंप्लीट करते चलेंगे। जो आपका जो अगले टॉपिक्स होंगे उनके टॉपिक में कनेक्टिविटी के लिए मैं यही चाहूंगी कि पिछली जो क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं उनको ज़रूर आप देखेंगे जब भी हम मिलेंगे। हम तो हम अगर लाइव जुड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कोई क्लास छूट गई है तो मैं यही मेरी उम्मीद रहेगी कि पिछली वाली क्लास को आप ज़रूर देख ले, ताकि हम आगे जो है, आगे हम जो टॉपिक्स होंगे वो कहीं ना कहीं करेक्टेड टॉपिक रहेंगे। बहुत कम से कम समय में मैक्सिमम कवरेज जो है वो आपको मैं यहाँ पर साइंस का मैं करा दूंगी, ताकि आपको समय भी कम देना पड़े और जो पूरे सारे चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हम रिविजन कर लें, करेक्ट है। तो इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे, जैसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आपसे सारे पूछ लिए हैं मैंने, और भी एक चैप्टर और कंप्लीट करा के उसके बाद से फिर जो भी जितने क्वेश्चंस और बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस पेपर्स जो होंगे वो साथ के साथ क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। धन्यवाद।